नमस्कार। मेरा पूरा देश सुन रहा है। राष्ट्र की आवाज 140 करोड़ लोगों की एक ही आवाज। आपके साथ मैं हूं सरफराज। मैं सरफराज सैफी आपको बताना चाहता हूं, पहले गाजा, अब बेरूत। इजराइल ने लेबनान पर बमों की बारिश कर दी है। बेरूत से लेकर तमाम लेबनानी शहरों पर इजराइल पिछले कुछ दिनों से लगातार हमले कर रहा है। पेजर हमलों के बाद यह नई तबाही लेबनान पर भारी पड़ रही है। अभी तक का हमला टेलर भर है, क्योंकि इजरायली प्रधानमंत्री नेतन्याहू का जो प्लान है उससे लेबनान में बड़ी तबाही आने वाली है। लेबनान दूसरा गाजा बनने जा रहा है। नेतन्याहू ने अमेरिका और फ्रांस सीज फायर की अपील कर रहे हैं, लेकिन इजराइल इसे मानने के लिए तैयार नहीं है। नेतन्याहू ने कह दिया कि हिजबुल्लाह के खात्मे तक हमला जारी रहेगा। अब हवाई हमले के बाद इजराइल गाजा की तरह लेबनान में भी ग्राउंड ऑपरेशन करने जा रहा है। इसके लिए आईडीएफ ने पूरी तैयारी कर ली है। वो तैयारी क्या है, आज मैं आपको राष्ट्र की आवाज के जरिए बताने, दिखाने, समझाने की कोशिश करूंगा। इजराइल ने हमास की तरह हिजबुल्लाह को जड़ से मिटाने का फैसला कर लिया है, और इसके लिए जरूरी है कि हिजबुल्लाह के तमाम मददगारों को सबक सिखाया जाए। दावा यह किया जा रहा है कि लेबनान में ग्राउंड ऑपरेशन की शुरुआत के साथ ईरान के खिलाफ भी जंग का ऐलान हो सकता है, क्योंकि ईरान लगातार हिजबुल्लाह को मदद कर रहा है और इजराइल को धमका रहा है। हालांकि ईरान ने पहले भी तैयारी कर ली थी। दावा यह भी किया जा रहा है कि ईरान के इशारे पर ही हिजबुल्लाह ने मिसाइल हमलों की शुरुआत कर दी और इजराइल को उकसाया जा रहा है। ईरान इजराइल पर हमले के लिए एक ठोस वजह की तलाश में है, और यह मौका लेबनान पर इजराइल के हमले से मिल सकता है। यानी मिडिल ईस्ट में बर्बादी का काउंटडाउन शुरू हो चुका है। इस वक्त किस देश की क्या हालात है, आज मैं आपको राष्ट्र की आवाज के जरिए दिखाने, बताने, समझाने की कोशिश करूंगा। मिडिल ईस्ट में तनाव तेजी से बढ़ता जा रहा है, जिससे विनाश का खतरा मंडरा रहा है। लेकिन दूसरी तरफ यूरोप में भी परमाणु बम का खतरा मंडरा रहा है। 2.5 साल से ज्यादा वक्त से चल रहे रूस यूक्रेन जंग में अब नया मोड़ आ गया है। रूस के राष्ट्रपति पुतिन के एक ऐलान से नाटो देश की टेंशन बढ़ा दी है। यूक्रेन की तरफ से लगातार हमले हो रहे हैं। पुतिन का पारा 7वें आसमान पर। अब पुतिन परमाणु हमले की धमकी दे रहे हैं। पुतिन ने जेलेंस्की को सबक सिखाने के लिए 3 बड़े ऐलान कर दिए। वो 3 ऐलान क्या हैं, आज आपको राष्ट्र की आवाज के जरिए यह भी बताने, दिखाने, समझाने की कोशिश करूंगा। मैं अपने हिंदुस्तान के कोने कोने की आवाज को दिल्ली तक पहुंचाता हूं। दिल्ली की आवाज को देश दुनिया के कोने कोने तक पहुंचाता हूं। नेताओं की आवाज को मैं आम लोगों तक पहुंचाता हूं। आम लोगों की आवाज को मैं अपने देश के हुक्मरानों तक पहुंचाता हूं। आपकी आवाज से मिलती है मेरी आवाज और बन जाती है राष्ट्र की आवाज। इजराइल और लेबनान के बीच जंग ने भयानक रुख अख्तियार कर लिया है, जिससे मिडिल ईस्ट में इस वक्त तनाव तेजी से बढ़ता जा रहा है। गाजा के बाद अब हिजबुल्लाह की बारी है। इजराइल वही कर रहा है और बड़ी तैयारी कर रहा है। इजराइल ने गाजा पट्टी का क्या हाल किया है, पूरी दुनिया देख रही है। इजरायली सेना ने गाजा को मलबे में तब्दील कर दिया और फिलिस्तीन के आतंकी संगठन हमास के सुरंगों, ठिकानों को खत्म कर दिया, तबाह कर दिया, बर्बाद कर दिया। अब ठीक उसी तरीके से
इजराइल लेबनान पर चढ़ाई करने का प्लान बना रहा है, ठीक वैसे ही जैसे गाजा पर इजराइल ने एयर स्ट्राइक की थी। पहले रास्ता साफ किया, फिर सेना गाजा के अंदर घुसी और तबाही मचा दी। इस तरीके से इजरायली सेना ने पहले लेबनान में पेजर धमाके किए, फिर वॉकी टॉकी से ब्लास्ट किए, उसके बाद एयर स्ट्राइक की और अब इजरायली सेना लेबनान के अंदर जमीनी जंग की तैयारी कर रही है। इजराइल के सेना प्रमुख लेफ्टिनेंट जनरल हर्जी ने साफ साफ लहजे में कहा है कि जमीनी हमले के लिए वो तैयार है। इजराइल के प्रधानमंत्री नेतन्याहू ने भी अमेरिका फ्रांस की तरफ से सीज फायर के प्रस्ताव की अपील मानने से साफ मना कर दिया और यह कह दिया कि अब हिजबुल्ला और उसके हमले उसके खात्मे तक रुकने वाले बिल्कुल नहीं है। यह सीधी सीधी धमकी है, जिसके बाद लेबनान में विनाश के काउंटडाउन का शुरुआत हो गई है। बर्बादी का दौर शुरू हो गया है। इजराइल की तैयारी से लेबनान में बर्बादी के कई संकेत भी मिल रहे हैं। वो संकेत क्या है, मैं राष्ट्र की आवाज के जरिए आपको बताना दिखाना चाहता हूं। लेबनान बॉर्डर पर 1,70,000 जवान तैनात किए गए हैं। 4,70,000 जवानों को रिजर्व फोर्स तैयार किया गया है। एक बड़े ऑपरेशन की यह बड़ी तैयारी साफ दिखाई दे रही है। लेबनान बॉर्डर पर आईडीएफ वॉर ड्रिल हुई है, यानी कैसे कब क्या करना है, और यह तय हो चुका है कि टैंक ब्रिगेड की लेबनान में घुसने की पूरी तैयारी है। आईडीएफ चीफ ने लेबनान बॉर्डर का दौरा किया और हिजबुल्लाह के ठिकानों की पहचान भी की है। नेतन्याहू के आदेश के बाद किसी भी वक्त ग्राउंड ऑपरेशन पूरी तरीके से शुरू हो सकता है। मैं आपको यह बताना चाहता हूं कि लेबनान में तबाही की शुरुआत 17 सितंबर को पेजर धमाके के साथ हुई। 17 और 18 सितंबर को बेरूत में जिस तरीके से इजराइल ने तबाही मचाई, बिना हथियार, बिना अपनी सेना को बॉर्डर पार कराए और लेबनान में जो तहलका मचाया, पूरी दुनिया देखती रह गई। इसके बाद लगातार इजराइल हिजबुल्लाह पर एक के बाद एक हमले कर रहा है। इजराइल हर रोज कहर बनकर टूट रहा है। इजराइल की आसमानी हमले से लेबनान धुआं धुआं हो गया है और चंद दिनों में हिजबुल्लाह के 6,000 से ज्यादा ठिकानों पर बमबारी की गई है, जिसमें हजारों लोग मारे जा चुके हैं, हजारों लोग घायल हो गए, लाखों लोग बेघर हो चुके हैं। और हिजबुल्लाह की बस गलती यह थी कि उसने न सिर्फ हमास के हमले का समर्थन किया, बल्कि 7 अक्टूबर के भयानक हमले के बाद मोर्चे पर भी हमास के साथ खड़ा नजर आया। और तब इजराइल ने हिजबुल्लाह को चेतावनी दी थी कि हमास का साथ न दे, वरना नतीजे ठीक नहीं होंगे। अब हिजबुल्लाह अपनी गलती की सजा भुगत रहा है। इजराइल हिजबुल्लाह के ठिकानों पर चुन चुन कर हमला कर रहा है। हिजबुल्लाह के कमांडरों को इजराइल चुन चुन कर ढेर कर रहा है। हिजबुल्लाह के ज्यादातर बड़े कमांडर इस वक्त मारे जा चुके हैं। अब इजरायली सेना के निशाने पर हिजबुल्लाह के कमांडर नसरुल्लाह भी हैं, जैसे मैं लगातार आपको बता रहा हूं। और हिजबुल्लाह चीफ की मौत का डर सता रहा है, इसलिए खबर यह भी है कि हिजबुल्लाह चीफ इजराइल के ग्राउंड ऑपरेशन से पहले लेबनान छोड़कर भाग सकता है। मैं राष्ट्र के आवाज के जरिए आपको यह बताना चाहता हूं कि हसन नसरुल्लाह को किस तरीके से मौत का डर सता रहा है। लेबनान से भागने वाला है हसन नसरुल्लाह, यह खबर मिल रही है। हसन नसरुल्लाह को सताने लगा है मौत का डर, क्योंकि उसकी मौत कभी भी आ सकती है। और ईरान की मदद से नसरुल्लाह भागने की फिराक में है। मिडिल ईस्ट के किसी देश में भागने की तैयारी कर सकता है। और यह खबर भी मिल रही है कि नसरुल्लाह तुर्की भाग सकता है। नसरुल्लाह हमले से सुरक्षित देश भागने की एक प्लानिंग कर चुका है
और जिस भी देश में जाएगा वहां अभी हमला नहीं हो रहा। इजराइल के ताबड़तोड़ हमले के बाद नसरुल्लाह ने यह पूरा प्लान तैयार किया है। मैं आपको यह भी बताना चाहता हूं कि हिजबुल्लाह के अंत के लिए इजराइल ने बड़ी तैयारी कर ली है, उसके खात्मे के लिए बड़ी तैयारी कर ली है। इजराइल ने हमले और तेज करने के लिए 2 रिजर्व ब्रिगेड को बुला लिया है। अब यह सवाल उठता है कि क्या गाजा की तरह इजराइल लेबनान को कब्रिस्तान में तब्दील कर देगा? क्योंकि 7 अक्टूबर 2023 के हमले के बाद इजराइल ने हमास और गाजा का क्या हाल किया, उसकी तस्वीर पूरी दुनिया ने देखी। न सिर्फ हमास का खात्मा हुआ बल्कि पूरे इलाके का भूगोल ही बदल दिया गया। अब इजराइल ने हिजबुल्लाह के खिलाफ जिस तरीके से मोर्चा खोला, उससे तो यही लगता है कि गाजा के बाद लेबनान की तस्वीर बदलने का वक्त आ गया है। मैं आपको यह बताना चाहता हूं कि हिजबुल्लाह और इजराइल की जंग का अगला चरण कैसा होने वाला है, अगला कदम कैसे होने वाला है, इसकी निशानियां मिलने लगी है। सबसे अहम वो देश जो अब सीधे तौर पर एक दूसरे से भिड़ सकते हैं, तैयारी दोनों तरफ से शुरू हो गई है। जंग के मौजूदा दौर में इजराइल और हिजबुल्लाह आमने सामने है और इतना तय है कि ये जो जंग है लेबनान इजराइल की सीमा तक ही कुछ दिनों तक सीमित रहने वाली है। हिजबुल्लाह नाम का मोरा जिस दिन मात खाने के कगार पर पहुंचेगा, इस युद्ध में शक्तिशाली देशों की एंट्री हो जाएगी, ऐसा दावा किया जा रहा है। अमेरिका इजराइल की हर मदद के लिए तैयार है, तो वहीं ईरान को रूस से हथियारों की सप्लाई भी शुरू कर दी गई है। मैं आपको यह भी बताना चाहता हूं कि ईरान की तरफ से खुला ऐलान कर दिया गया है कि हिजबुल्लाह को न सिर्फ रॉकेट की कमी होने दी जाएगी, न मिसाइल और लड़ाकों की कमी होगी। ईरान लेबनान को बचाने के लिए पूरी ताकत लगा देगा, पूरी ताकत से। और ईरान ने हिजबुल्लाह को हौसला दिया है तो इजराइल को धमकी दी है। ईरान ने इजराइल को क्या धमकी दी है, मैं राष्ट्र की आवाज के जरिए वो आपको बताना, दिखाना, समझाना चाहता हूं। स्क्रीन पर लाइए। ईरान ने इजराइल को लेबनान पर हमला करने के लिए भूल न करने की नसीहत दी है। इजराइल के मददगारों को गंभीर अंजाम भुगतने की धमकी दी है। ईरान की हिम्मत को बढ़ाने के लिए रूस भी एक्शन में आ चुका है और सीरिया में रूस ने हमले की शुरुआत कर दी। सीरिया में अरब समर्थित गुटों पर रूस ने बमबारी की शुरुआत की है और यह अमेरिका इजराइल के लिए सीधी सीधी चेतावनी है कि रूस को, यानी ईरान को रूस से एयर डिफेंस की सप्लाई की जाएगी और ईरान को बड़े हमले से मुकाबले की ताकत दी जा रही है। रूस से ईरान में हथियारों की सप्लाई शुरू कर दी। मैं आपको यह भी बताना चाहता हूं कि रूस से कई कार्गो विमान ईरान पहुंचे हैं, ऐसा दावा किया जा रहा है। और दावा यह भी किया जा रहा है कि रूस से हथियारों की खेप आई है, लेकिन रूस ने कौन कौन से हथियार भेजे हैं यह साफ नहीं है। जाहिर है कि रूस ने नॉर्थ कोरिया के मिसाइलों को ईरान में शिफ्ट कर दिया है। मैं आपको यह भी बताना चाहता हूं कि हिजबुल्लाह को शॉर्ट रेंज की मिसाइल दी जाएगी। सीरिया में भी रूस की मिसाइलों की सप्लाई होगी। ईरान को रूस बड़े युद्ध के लिए तैयार कर रहा है और ये तमाम तरह की तैयारियां हैं क्योंकि इजराइल पर मिसाइल हमलों की शुरुआत बड़े पैमाने पर कर दी गई और यही वजह है कि अब इजराइल की सुरक्षा में डेविड स्लिंग की तैनाती कर दी गई है। आयरन डोम कई बार इजराइल की सुरक्षा कराने में नाकाम रहा है। अब डेविड की तैनाती के बाद इजराइल पर मिसाइलों से हमला करना बेहद मुश्किल हो जाएगा।
यानी मिडिल ईस्ट में जंग का दायरा बढ़ने लगा है और 1 साल पहले हमास के साथ शुरू हुआ जंग अब पूरे मिडिल ईस्ट को अपनी चपेट में ले चुका है। जिस तरीके से इसमें शक्तिशाली देश शामिल हो रहे हैं, उससे बर्बादी का खतरा और ज्यादा बढ़ रहा है। ऐसे में समझना बहुत जरूरी है कि अगर हमास और हिजबुल्लाह मिल जाए तो इजराइल के सामने कितना ताकतवर साबित होगा, यह मैं राष्ट्र की आवाज के जरिए आपको समझाना चाहता हूं। मैं आपको यह बताना चाहता हूं कि इजराइल के पास कुल 6,46,000 सैनिक, जबकि हमास हिजबुल्लाह दोनों को मिलाकर 2,55,465 लड़ाके हैं और इजराइल के पास 2,200 टैंक इस वक्त मौजूद हैं, जबकि हमास हिजबुल्लाह को मिलाकर 757 टैंक हैं। इजराइल के पास 509 इन्फैंट्री फाइटिंग व्हीकल्स हैं, जबकि हमास और हिजबुल्लाह के पास 203 इन्फेंट्री फाइटिंग व्हीकल्स हैं। इजराइल के पास 526 माइन रेजिडेंट एम्बुश प्रोटेक्ट टैंक है, जबकि हमास के पास ऐसे सिर्फ 201 टैंक मौजूद है और इजराइल के पास 650 ऑटोमेटिक तोप है। हमास के पास, हिजबुल्लाह के पास 135 ऑटोमेटिक टॉप, यानी इजराइल के पास 300 फील्ड आर्टिलरी मौजूद है, जबकि हमास हिजबुल्लाह के पास 1558 फील्ड आर्टिलरी मौजूद है। इजराइल के पास 135 जंगी हेलीकॉप्टर हैं, जबकि हमास हिजबुल्लाह के पास ऐसे 70 हेलीकॉप्टर मौजूद है। मैं आपको यह बताना चाहता हूं कि हिजबुल्लाह के साथ ईरान जमीनी जंग शुरू कर दी तो हिजबुल्लाह का खात्मा होना तय है। जिस तरीके से हमास का गाजा में किया, इसी तरीके से इस जंग में दूसरे शक्तिशाली यानी ताकतवर देशों का दखल बढ़ता जा रहा है। उससे इस युद्ध का खतरा और ज्यादा मंडराने लगा है। मैं आपको यह भी बताना चाहता हूं कि मिडिल ईस्ट में इजराइल और हिजबुल्लाह में घमासान के बीच रूस में राष्ट्रपति पुतिन ने एक बयान जो दिया, उस बयान से पश्चिमी देशों में खलबली मच गई। जिस वक्त यूक्रेन के राष्ट्रपति जेलेंस्की यूएन में पुतिन को घेरने का प्लान बना रहे थे, ठीक उसी वक्त रूस के राष्ट्रपति पुतिन के एक ऐलान ने 32 देशों में खलबली मचा दी। अब सवाल यह उठता है, क्या पुतिन ने ऐसा कहा जो नाटो देशों की नींद उड़ गई? 2.5 साल से ज्यादा का वक्त चल रहा और 2.5 साल से ज्यादा रूस यूक्रेन में जंग चल रही। यूक्रेन जंग में रूस ने यूक्रेन को पूरी तरीके से बर्बाद कर दिया, कई शहरों पर कब्जा कर लिया। लेकिन पिछले कुछ दिनों से जिस तरीके से यूक्रेन ने रूस पर दनादन हमले किए, उससे यह माने जाने लगा कि जेलेंस्की जंग में रूस पर बढ़त बना रही। और जैसे ही जेलेंस्की ने रूस के तोपखानों पर वार किया तो पुतिन का पारा और ज्यादा चढ़ गया। पुतिन ने इन हमलों में बौखलाए पुतिन के सुरक्षा परिषद की इमरजेंसी मीटिंग बुलाई और जेलेंस्की को सबक सिखाने के लिए 3 बड़े ऐलान कर दिए। वो 3 बड़े ऐलान क्या है, मैं राष्ट्र की आवाज के जरिए आपको समझाना चाहता हूं। समझिए। ऐलान नंबर 1, रूस अपने परमाणु नीति को बदलने जा रहा है। ऐलान नंबर 2, जो भी रूस के लिए खतरा बनेगा, रूस उस पर परमाणु हमला कर देगा। और ऐलान नंबर 3,
रूस के अंदर हमले किसी भी सूरत में बर्दाश्त नहीं किए जाएंगे। ये 3 वो बड़े ऐलान हैं जिससे बहुत ज्यादा हड़कंप मचा हुआ है। मैं आपको यह भी बताना चाहता हूं कि अब पुतिन ने इस बैठक में क्या कुछ कहा है, वो राष्ट्र की आवाज के जरिए आपको दिखाना चाहता हूं। रूस के राष्ट्रपति पुतिन ने कहा है कि देश के परमाणु नियमों में कई नई चीजें जोड़ी जाएंगी। इसमें रूस के खिलाफ मिसाइल या फिर ड्रोन हमलों के खिलाफ परमाणु हथियारों का इस्तेमाल भी शामिल है। अगर रूसी हमलों में बड़े पैमाने पर मिसाइलें या ड्रोन से हमला होता है जिससे देश की सुरक्षा गंभीर खतरा बन सकता है, तो तभी रूस परमाणु हथियारों का इस्तेमाल कर सकता है। अगर गैर परमाणु संपन्न देश किसी परमाणु संपन्न देश के समर्थन में रूस पर हमला करता है तो इसे दोनों देशों की तरफ से किया गया हमला माना जाएगा। और रूस के परमाणु हथियार देश और उसके नागरिकों की सुरक्षा की सबसे बड़ी गारंटी है। मैं आपको यह बताना चाहता हूं कि पुतिन ने साफ कर दिया कि दुनिया नाटो और रूस के लिए संघर्ष से महज एक कदम दूर है, क्योंकि जेलेंस्की हर उस कोशिश में जुटा है कि किसी भी तरीके से नाटो देशों की जंग के मैदान में लाया जाए। और संयुक्त राष्ट्र में भी जेलेंस्की ने अमेरिका के सामने रूस को तोड़ने का मसौदा पेश किया। दावा यह भी किया जा रहा है कि जेलेंस्की ने अमेरिका से साफ साफ कह दिया कि अगर नाटो के 32 देश रूस के खिलाफ जंग में नहीं उतरते हैं तो कम से कम इतना जरूर किया जाना चाहिए कि परमाणु ताकत रखने वाले कम से कम 3 देश रूस के खिलाफ लड़ाई में उसके साथ उतरे। इसमें अमेरिका है, ब्रिटेन है, फ्रांस शामिल है जिसके पास परमाणु हथियार है। और दूसरे विश्व युद्ध के दौरान जब जापान के हिरोशिमा और नागासाकी शहरों में न्यूक्लियर बम गिराए गए थे तब सिर्फ अमेरिका के पास इसकी क्षमता थी। और आज दुनिया के 7 देशों के पास घोषित तौर से न्यूक्लियर हथियार भी है, जबकि 9 देशों के पास अघोषित रूप से न्यूक्लियर हथियार है। वो देश कौन कौन से हैं, मैं राष्ट्र की आवाज के जरिए आपको दिखाना चाहता हूं कि उन हथियारों का सरदार कौन है। स्क्रीन पर लाइए। दुनिया भर में जितने न्यूक्लियर हथियार हैं उनमें से 90% रूस और अमेरिका के पास है। फेडरेशन ऑफ अमेरिका साइंटिस्ट के मुताबिक रूस के पास न्यूक्लियर वेपन की तादाद 5580 है, जबकि अमेरिका के पास 5428 न्यूक्लियर वेपन है। नॉर्थ कोरिया के पास 20 न्यूक्लियर वेपन है। इजराइल के पास 90 न्यूक्लियर वेपन है। इसके अलावा हिंदुस्तान की अगर बात करें तो भारत के पास 160 और पाकिस्तान के पास भारत से ज्यादा 165 है। ये न्यूक्लियर हथियार हैं। ब्रिटेन के पास फ्रांस के यानी 225 हैं। ब्रिटेन के पास और फ्रांस के पास 290 हैं और चीन के पास 350 न्यूक्लियर हथियार हैं। मैं आपको यह भी बताना चाहता हूं कि 100 टन का एक न्यूक्लियर वेपन 1.8 किलोमीटर के एरिया को पूरी तरीके से तबाह बर्बाद कर सकता है। यानी 3 किलोमीटर के एरिया में यह गंभीर तबाही मचा सकता है। अमेरिका ने दूसरे विश्व युद्ध के दौरान जापान के हिरोशिमा और नागासाकी शहर में 15 किलो टन वाला न्यूक्लियर बम गिराया था। इससे 1.46 लाख लोगों की जान चली गई थी। सोचिए, अगर आज के दौर में इन देशों में से किसी देश ने न्यूक्लियर छोड़ा तो क्या होगा। यही वजह है कि जंग से पूरी दुनिया में इस वक्त टेंशन के हालात बने हुए हैं और ये टेंशन कम होने का नाम नहीं ले रही है। आने वाले वक्त में ये और ज्यादा टेंशन आपको बढ़ती नजर आएगी। तो ये थी राष्ट्र की आवाज। बाकी खबरों के लिए आप बने रहिए न्यूज इंडिया के साथ। कल रात 9 बजे फिर होगी मुलाकात।